बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 18 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है टोपी। और यह टोपी एक कहानी है। कहानी को लिखने वाले हमारे कहानीकार हैं संजय जी। बच्चों, ये जो टोपी कहानी है यह आपकी पाठ्यपुस्तक का अंतिम पाठ है। बच्चों, आपने मेरे साथ इस कहानी का प्रथम और दूसरा भाग पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से चिड़िया जो सोच लेती है वह कर कर मानती है। उस गवरैया को, छोटी सी गवरैया को एक रुई का फाया मिल जाता है। उस रुई के फाये से वह किस तरह से टोपी तैयार करती है, और टोपी तैयार करने के बाद वह उस राजा को देखने के लिए पहुंच जाती है, जिसके के लिए इस मुल्क में सारे काम हो रहे होते हैं। तो बच्चों, आइए देखिए राजा से उसकी भेंट किस तरह से होती है और क्या होता है। वह नन्ही सी गवरैया राजा से क्या कहती है, आइए देखिए। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलैल की मालिश करवा रहा था। यानी जब वो कंगूरे पर चढ़कर बैठी तो उसने देखा राजा क्या कर रहा है। राजा अपने चौबारे पर आदमियों से तेल की मालिश करवा रहा है। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, यानी एक आदमी जो था वो उसके सिर पर तेल लगा रहा था, तो दूसरा हाथ पाँव की उंगलियां फोड़ रहा था, यानी हाथ पैर की उंगलियां चटका रहा था, और तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पटली पर गुद्दी काट रहा था। यानी राजा जी की बहुत ही अच्छे तरीके से मालिश की जा रही थी। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई। क्या चिल्लाई, देखिए, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अक्ल चकरा गई। यानी जब उसने गवरैया के सिर पर फूंदनेदार यानी इतनी सुंदर टोपी देखी तो उसकी अक्ल चकरा गई, यानी वो भी सोच में पड़ गया। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। और वह राजा को चिढ़ा रही थी क्योंकि राजा से भी सुंदर टोपी उसने पहन रखी थी। देखिए, जो वो दृश्य रहा होगा वो कुछ इस तरह का रहा होगा। आप लोग देखिए, एक आदमी तो उनके सिर की मालिश कर रहा है, एक उनकी हाथों की उंगलियां चटका रहा है, एक पीठ मसल रहा है, एक पैर दबा रहा है, और जो हमारी गवरैया है वो यहाँ बैठकर सिर पर टोपी लगाकर राजा जी को चिढ़ाई जा रही है। राजा जी को चिढ़ाई जा रही है कि राजा जी, आपके सिर पर टोपी नहीं है, मेरे सिर पर टोपी है। देखिए, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। यानी जब वो चिड़िया बार बार उसको बोलने लगी राजा के सिर पर टोपी नहीं, तो राजा को बहुत बुरा लगा। तो उसने कहा, कोई जाओ और जल्दी से मेरी टोपी लेकर आओ। टोपी आ गई, राजा ने झट से पहन ली, यानी झट से यानी फटाफट पहन ली। देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फूंदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया, यानी अब गवरैया ने दूसरी बात कहनी शुरू कर दी। क्या कहनी शुरू कर दी कि मेरी टोपी में 5 फूंदने, यानी मेरी टोपी में 5 फूल लगे हुए हैं, राजा की टोपी में एक भी नहीं। मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा की टोपी में फूंदने नहीं। राजा को बेहद हटी यानी शर्म महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह से बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर मत करो, यानी इस चिड़िया को पकड़ लाओ, इसके पंख नोच लो, सिपाहियों जल्दी करो। क्षमा करे महाराज, क्षमा यानी क्षमा करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिया। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, यानी एक छोटी सी चिड़िया को मारकर हम क्यों अपने हाथ गंदे करें, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। यानी राजा ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगी, आप लोग इसकी टोपी ले आओ, फिर इसकी टोपी को मैं पैरों से लात मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली, अरे पकड़ ली,
और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। यानी राजा को गुस्सा तो आ ही रहा था, वह जैसे ही उसको पैरों से मसलने लगा तो उसकी खूबसूरती देखकर बहुत ही दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। यानी इतनी सुंदर टोपी देखकर वह वहाँ खड़े के खड़ा रह गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा ने उसे उलट पुलट कर देखने लगा। यानी राजा के हाथ में अब वह टोपी आ चुकी थी और वह उसे उलट पुलट कर देखने लगा और सोचने लगा कि इस राज्य का राजा तो मैं हूँ, सबसे सुंदर टोपी पहनने का जो अधिकार है वह मेरा है, मेरे सिवा इतनी सुंदर टोपी कौन पहन सकता है? इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? नगीना यानी इतनी शानदार, इतनी नायाब टोपी इस देश में किसने बनाई होगी? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। अब राजा ने सोच लिया कि जिस कारीगर ने उसकी यह टोपी बनाई है अब मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। राजा तो राजा है, राजा ने अगर सोच लिया और वो काम ना हो यह तो मुमकिन ही नहीं है। तो राजा ने उस कारीगर का भी पता लगा लिया। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, क्योंकि सिलने वाला कौन था? दर्जी। तो सबसे पहले दर्जी को बुलाया। दर्जी क्या बोला? दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? राजा ने दर्जी से पूछा कि तुमने इतनी सुंदर टोपी मेरे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली। यानी जिस तरह से मेघ गरजते हैं, बादल गरजते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उस तरह से राजा ने कड़कते हुए आवाज़ निकाली, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं बजाय बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार। यानी जो वो कपड़ा चिड़िया लेकर आई थी वह बहुत ही अच्छा था, एकदम गफश और दबीज, एकदम सुंदर और गाढ़ा बना हुआ था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। नाक की मानिंद यानी नाक के जैसे राजा फूंक मारने लगा। यानी राजा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि इतना सुंदर कपड़ा किसने बुना? गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। यानी गिरते पड़ते बुनकर भी उपस्थित हुआ। माफ़ी बख्शे सरकार, यानी मुझे माफ़ करे सरकार, माफ़ी नहीं बजे बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। यानी जो चिड़िया सूत लेकर आई थी वह बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बारीक था और बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ था। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। फिर राजा ने उससे पूछा शेर की जैसे दहाड़ मारकर कि इतना अच्छा सूत किसने काटा? गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, क्योंकि कोरी ने सूत काटा था। जान बख्शे महाराज, यानी कि महाराज आप मेरी जान बख्शे। जान नहीं बजे बताओ। बजे किसकी कि इतना अच्छा सूत कैसे काटा? रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि महाराज रुई बहुत ही अच्छी तरह से धुनी हुई थी। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। राजा को अब और भी गुस्सा आया। राजा ने पूछा कि वह रुई किसने धुनी होगी, उसको लेकर आओ। हांफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, यानी क्षमा करें अन्नदाता, क्षमा नहीं बजे बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गबरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? राजा ने उन चारों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और पूछा कि तुम चारों ने इस चिड़िया के लिए तो इतना अच्छा काम किया और मेरे लिए तो आप लोगों ने आज तक इतना अच्छा काम नहीं किया, ऐसा क्यों? आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने ज़मीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? नफासत यानी इतनी सजावट, इतनी सज्जा क्यों नहीं थी? अभय दान दे तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला अभय दान, यानी आप मुझे माफ़ करें, अभय दान देंगे तो मैं बताऊं, दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोला, अब बताओ। देखिए क्या कहता है, महाराज इस गबरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह
आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। देखिए क्या कितनी अच्छी बात बताई है उसने। यह बताई है कि महाराज जब हम आपके लिए काम करते हैं, आपके पास बहुत कुछ होता है देने के लिए, लेकिन आप हमें कुछ भी नहीं देते हैं, आप हमेशा मुफ्त में काम करवाते हैं। और ये चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया है जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वह हमें पूरी मजदूरी दे रही है, आधा सामान दे रही है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे हमारा मन इसका काम करने का बहुत ज़्यादा कर रहा है और इससे इसके काम में बहुत ही सुंदरता आ गई है। और दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। देखिए चिड़िया क्या कह रही है, वह गवरैया क्या कह रही है, राजा देख ले मैंने जो काम कराया है वह पूरे पैसे देकर कराया है, मेरी जो ये टोपी है यह मुफ्त की नहीं है, मैंने इन सबको मजदूरी दी है। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, कंगाल यानी जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, निरा कंगाल यानी एकदम बिना पैसे वाला है, इसका धन घट गया, लगता है इससे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली, यानी इसके पास एक टोपी की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए इसने मेरी टोपी भी ले ली। राजा तो वाकई अकबका गया, राजा तो सचमुच में बहुत ही हैरान हो गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरा उस टोपी के सामने उसकी टोपी की कमसूरती, यानी जो चिड़िया की टोपी थी वह राजा की टोपी से भी बहुत सुंदर थी। तीसरे खजाने की खुलती पोल, तीसरी बात उसको लग रहा था कि उसके खजाने की पोल खुलती जा रही है। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन कट गया? बच्चों पाखी यानी पक्षी, इस पक्षी को कैसे पता चला कि खजाने में धन नहीं है? तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बाद भी राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतना लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? यानी राजा बहुत अधिक फिजूल खर्ची करता था, अपने ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किया करता था और उसके साथ भारी लवाजमा हुआ करता था, यानी दल बदल लोग बहुत सारे हुआ करते थे। अगर वह इतना सारा सामान लेकर चलेगा तो खजाने पर बोझ तो आना ही है। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी, यानी यह जो चिड़िया है वह इतनी अधिक मुंहफट है कि हमारे महाराज को सबके सामने जो स्थिति चल रही है वह बताकर ही दम लेगी। राजा तो खुद घबरा गया था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। राजा को जब कोई उपाय नहीं दिखा तो राजा ने कहा, इसकी टोपी वापस कर दो, क्योंकि राजा को लगा टोपी लेकर यह चिड़िया चली जाएगी। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, यानी यह राजा तो डरपोक निकला, डरने वाला निकला, निरा डरपोक, एकदम डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी, यानी यह राजा तो बहुत डरपोक है, मेरी जैसी एक छोटी सी चिड़िया से डर गया तभी तो इसने टोपी वापस लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी की कहानी पढ़ी, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से एक गवरैया जो ठान लेती है वह करके दम लेती है। बच्चों उसके सामने कितनी भी परेशानियां आई, वह हर व्यक्ति के पास गई, उसे उसने पूरी मजदूरी दी और अपना काम करवाया। बच्चों इसी तरह अगर हम अपने मन में किसी भी काम को करने की सोच लें या अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लें और उसी में लगे रहकर काम करें तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। तो बच्चों हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें भी कोई लक्ष्य अगर हम निर्धारित करते हैं तो उसे पूरे उत्साह के साथ, पूरे जिद के साथ करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।